Let's begin with our next chapter. Hi, I'm Swadha and today I'll be teaching you our lecture 2. हम अपना lecture 2 continue करने वाले हैं, which is excludable. जब मैं बात करती हूँ excludable goods की, तब मैं कहती हूँ कि ये वो goods होते हैं excludable goods जो कि easily exclude किए जा सकते हैं लोगों के द्वारा easily, मतलब लोगों को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, सो ईज़िली या फिर कहूँ ईज़ टू एक्सक्लूड पीपल, लोगों को ईज़िली एक्सक्लूड करना. एग्जांपल्स देते चलते हैं हम साथ साथ. अच्छा, नॉन एक्सक्लूडेबल एक बार जल्दी से देख लेते हैं. नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब कि डिफ़िकल्ट है एक्सक्लूड करना लोगों को, डिफ़िकल्ट टू एक्सक्लूड पीपल. जैसे कि मूवी टिकट्स हो गए. तुम्हें आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ. देखना है तो लो टिकट, नहीं देखना तो मत लो. स्मार्टफोन्स, मोबाइल फ़ोन्स, ऑटोमोबाइल्स, कार खरीदनी है तो खरीदो, नहीं खरीदनी तो मत खरीदो. ठीक है. हम सेकेंड एग्जांपल देंगे नॉन एक्सक्लूडेबल का. तो मतलब हम इजीली लोगों को एक्सक्लूड नहीं कर सकते. जैसे कि डिफेंस कह रही हूँ, डिफेंस सर्विसेज जितनी भी हैं हमारी. ठीक है, डिफेंसिव सर्विसेज. कैसे डिफेंस सर्विसेज? एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि हम बोलें कि हम आपको सुरक्षा नहीं देंगे? यू आर पेइंग टैक्स. हर सिटीज़न इंडिया का टैक्स दे रहा है. क्या हम लोगों को एक्सक्लूड कर सकते हैं कि हम इस ग्रुप ऑफ लोगों को या फिर इस ग्रुप ऑफ लोगों को या फिर इस इंसान को सिक्योरिटी नहीं देंगे? नहीं हो सकता. सो ये नॉन एक्सक्लूडेबल है. एग्जाम्पल नॉन एक्सक्लूडेबल का है. डिफेंस सर्विसेज हो गए हमारे, नेशनल डिफेंस हो गया हमारा, एयर हमारा, पब्लिक हमारा, पार्क, पानी, हवा. चलो पानी तो फिर भी एक बार को, पर हवा. ठीक है. और पब्लिक पार्क, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हैं, सब आर नॉन एक्सक्लूडेबल. राइवल क्या होते हैं? मतलब राइवल वो होते हैं जो, जैसे कि कोई भी गुड जो कि एक सिंगल यूज़र ही प्रोसेस कर सकता है. एनी गुड मतलब तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है. ठीक है, इसका नाम ऑपोजिट मीनिंग ऑपोजिट, मतलब एनी गुड दैट कैन बी possessed बाय ए सिंगल यूज़र. सिर्फ एक ही कोई यूज़र प्रोसेस कर सकता है, उसे हम राइवल गुड्स कहते हैं. ठीक है. जब हम बात करते हैं नॉन राइवल की, तो इट कैन बी प्रोसेस्ड बाय मल्टीपल यूज़र्स इसे प्रोसेस कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अब एनी गुड दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय अ सिंगल यूज़र, क्या क्या आ सकता है ऐसा जो सिंगल यूज़र ही प्रोसेस करे? पिज़्ज़ा. मेरा पिज़्ज़ा तुम नहीं खाओगे, मेरा है, क्योंकि मतलब अगर मेरा पीस ऑफ पिज़्ज़ा है ना, सो यू आर नो वन टू हैव दैट. ठीक है. और बताओ, जैसे कि मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स जो आई ओन, मेरी कार, मेरी बाइक, मेरी स्कूटर मैं ओन करती हूँ. तुम तो ओन नहीं करोगे. मतलब मेरी कार मेरे ही तो ओनरशिप पे होगी, किसी और सेकेंड पर्सन की तो होगी नहीं. मेरी प्रॉपर्टी एक ही पर्सन के तो पे होगी नाम पे, इसीलिए इसे राइवलरस गुड्स में आते हैं. ये राइवलरस और एक्सक्लूडेबल में भी आ जाता है कहीं ना कहीं. बताऊँगी एक्सक्लूडेबल में क्या आता है, जो दोनों को वो करे, ओवरलैप करे. दूसरा, मल्टीपल यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि यार पब्लिक पार्क, रोड मेरी थोड़ी है अकेले की, सबकी है, सब यूज़ कर सकते हैं. स्ट्रीट लाइट मेरी है अकेले की जो मैं यूज़ करूँगी, या फिर मैं कहूँगी नहीं भाई आई एम तो रिच, मैं ही यूज़ करूँगी, आई ओनली हैव दैट एक्सेस, मैं तो गवर्नमेंट हूँ, सिर्फ मैं ही यूज़ करूँगी स्ट्रीट लाइट को, तुम नहीं करोगे. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. तो रिच यूज़ कर सकते हैं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, सब यूज़ कर सकते हैं. रोड हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, तुम्हारे वाटर कूलर्स हो गए, पब्लिक वाटर कूलर्स हो गए, तुम्हारा वाईफाई हो गया. देखो वाईफाई एक तरह से मतलब जैसे एक रेंज में तो लोग यूज़ कर ही सकते हैं ना. फॉर से दिस इज़ वाईफाई, तो मतलब मैं क्या कहूँ, एक रेंज में जितनी इसकी रेंज विड्थ बैंडविड्थ होगी उस रेंज तक के तो यूज़ कर ही सकते हैं. ऐसे ही रेडियो स्टेशन है ना, इस तरह से ये सब आ जाता है नॉन राइवलरस में. अब
ऐसे गुड्स की बात करते हैं जो कि राइवलरस भी है, एक्सक्लूडेबल भी है, नॉन एक्सक्लूडेबल भी है, राइवलरस भी है, नॉन राइवलरस भी है और एक्सक्लूडेबल भी है, और एक्सक्लूडेबल भी है, और सॉरी नॉट एक्सक्लूडेबल भी है, और नॉन राइवलरस भी है। तो फटाफट से ऐसे एग्जांपल्स दो जो कि हम देखो पहले तो ना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो एक बात ध्यान में रखना, राइवल का मतलब है एक यूज़र होगा, इसका मतलब बहुत सारे लोग यूज़ कर सकते हैं। और एक्सक्लूडेबल का मतलब हम लोगों को ईजिली एक्सक्लूड कर सकते हैं लोगों को, और निकाल सकते हैं, और इसमें हम नहीं निकाल सकते। तो ऐसा मान लो मैं कह लूँ तुम्हारे सारे प्राइवेट गुड्स, मतलब क्योंकि प्राइवेट गुड्स के ही तो सिंगल यूज़र होता है ना, सिंगल यूज़र प्राइवेट गुड्स का ही होता है, पब्लिक गुड्स का तो होगा नहीं। तो सारे प्राइवेट गुड ले लो, जैसे कि तुम्हारा फ़ोन, तुम्हारी कार, तुम्हारा घर, ये सारे। और ऐसी चीज़ जिसके मल्टीपल यूज़र्स हों, ऐसी चीज़ जिसके मल्टीपल यूज़र्स हों पर वो ईज़िली लोगों को एक्सक्लूड किया जा सके उस जगह से। जैसे कि तुम्हारा कॉमन गुड, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, कैसे मल्टीपल यूज़र्स हैं इसके, कोल के, पेट्रोलियम के, पर तुम्हें ख़रीद के लेना है। तो अब तुम्हें ख़रीदना है तो ख़रीदो, नहीं ख़रीदना तो मत ख़रीदो वाली बात आ गई। राइवलरस है मतलब सिंगल यूज़र है और नॉन एक्सक्लूडेबल है, मतलब कि तुम लोगों को नहीं निकाल सकते। तो ऐसी वो क्या चीज़ है, तो वैसे में आ जाता है वाईफाई। वाईफाई का सिंगल यूज़र है बट तुम उसे निकाल नहीं सकते लोगों को, एक रेंज के लोग यूज़ कर सकते हैं उसको। ठीक है, वाईफाई हो गया, तुम्हारे टोल रोड्स हो गए, है ना। अब इसमें तो देखो सारी डिफेंस सर्विसेज आ गई, तुम्हारा नेशनल डिफेंस ले लो तुम, इसमें नॉन राइवलरस और नॉन एक्सक्लूसिव में, मतलब ऐसी चीज़ जो मल्टीपल यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम पूरे भारतीय सारे, जितनी आबादी है 145 या 140 जितनी भी है यार, करोड़ की आबादी है, इस पर देखना पड़ेगा कितनी आबादी है, बट अराउंड यही है, इतना पता है। नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब कि इसके लोगों को तुम आसानी से नहीं निकाल सकते, है ना, नहीं निकाल सकते, एक्चुअली निकाल ही नहीं सकते। तो इस तरह से ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, फ्री राइडर प्रॉब्लम्स पता है क्या होती हैं? फ्री राइडर तो नाम से पता चल रहा होगा। फ्री राइडर यूँ समझो कि एक ग्रुप है, एक टीम है, एक ऑफिस है, उसमें 5 लोगों की टीम है। भाई देखो 4 लोग तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, 1 2 3 और 4, 5वां ना उसको उतना कुछ आता भी नहीं है और आलसी भी है, हार्ड वर्किंग भी नहीं है। तो ये जो है इन सब के भरोसे, क्योंकि टीम का हिस्सा है इस जिसका टीम का नाम है ए, तो आगे बढ़ा चला जा रहा है काम में, जैसे इस टीम को ग्रोथ मिल रही है आगे, तो इनके सहारे ये भी चल जा रहा है, मतलब जैसे सबका इंक्रीमेंट होगा तो इस 5वें वाले का जिसने ना के बराबर काम किया उसका भी होगा। तो हेयर दिस 5th वन इज़ द फ्री राइडर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ज़रा बिजनेसेस के बारे में थोड़ी बात करते हैं। पहले बात करते हैं मोनोपोली। मोनोपोली नाम से तुम्हें पता चल रहा होगा ना, ये मोनो मतलब सिंगल, मतलब भाई एक ही राजा है किसी बिज़नेस का, मतलब एक ही फर्म है, कंपटीशन नहीं है मतलब इस बिज़नेस में, समझ रहे हो बात को। जैसे कि मैं बात करूँ भाई, ज़रा तो मुझे बताओ, रेलवेज़ में IRCTC जो पूरा तुम्हारा क्या कहते हैं, हॉस्पिटैलिटी देखती है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट देखती है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब हॉस्पिटल नहीं, तुम्हारा सारा खाना लेकर, तुम्हारा एकोमोडेशन, तुम्हारा जो भी ब्लैंकेट्स, खैर एकोमोडेशन में इंक्लूड हो गया, तुम्हारी हाइजीन, ये सारी चीज़ें, मतलब हाइजीन रेलवेज़ की, ठीक है। तो ये जो IRCTC है ये मोनोपोली है, रेलवेज़ में अभी और कोई एंटर कर नहीं पाया है इस पूरे बिज़नेस में। IRCTC जो होल्ड करती है, जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड दूसरा एग्जांपल है, ठीक है। जैसे कि पेटेंट एक मेडिसिन की सिप्ला। तो ऐसा क्या है कि मोनोपोली में ये ना अभी फर्म है, ये यही एक लौती फर्म है, मतलब जैसे IRCTC हो गई, तुम्हारी सिप्ला हो गई, जो प्राइस सेट करेगी, तो इनको प्राइस सेटर भी कहा जाता है, ठीक है। और एंट्री बैरियर्स क्या हैं तुम्हारे? एंट्री बैरियर्स तुम्हारे कोई हैं बताओ?
ऐसा है कि मतलब बाकी लोग आएंगे कंपटीशन करने तो उनको मुश्किल होगी, बिल्कुल होगी, बहुत हाई है। क्यों होगी ना, क्योंकि देखो एक तो गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करिए कि काफ़ी टाइम से इस बिज़नेस में और काफ़ी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं। एंड बट देन ये वाली भी बात है ना कि आएंगे अगर कोई तो फिर कैसे वो चीज़ें मैनेज होंगी, क्योंकि काफ़ी समय से इनको एक्सपीरियंस है चीज़ें हैंडल करने का। तो ये एक्सपीरियंस हो चुके हैं उस कदर कि अगर कोई आएगा भी ना तो वो इतना एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा जितनी तरह से ये चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, इनको हैंडल कर रहे हैं। और फिर एक बात आ जाती है, तुमने नाम सुना होगा प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। ये प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन भी नहीं कहूँगी, ये प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स भी है। जैसे IRCTC मल्टीपल चीज़ें कैटर कर रहा है ना, जिसके मतलब हाइजीन, तुम्हारा ब्लैंकेट्स, तुम्हारा खाना, तुम्हारा और भी जो भी चीज़ें हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरह से तो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, बिज़नेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इस वजह से। सिप्ला जैसे मेडिसिन का हो गया, हर किसी को तो नहीं दे सकते ना, एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। तो जस्ट लाइक दैट मोनोपोली अकर्स व्हेन अ सिंगल प्रोड्यूसर डोमिनेट्स द मार्केट। तो चलो फटाफट से डेफिनेशन पर आ जाओ और लिख लो कि मोनोपोली क्या होती है। मोनोपोली बेसिकली कुछ भी नहीं होती, ये तब होती है जब एक सिंगल यूज़र, व्हेन अ सिंगल यूज़र, या यूज़र भी मत कहो, प्रोड्यूसर, सिंगल प्रोड्यूसर, एक प्रोड्यूसर डोमिनेट करता है मार्केट को, डोमिनेट्स द मार्केट। ठीक है, व्हेन अ सिंगल प्रोड्यूसर डोमिनेट्स द मार्केट, जब एक सिंगल प्रोड्यूसर डोमिनेट करता है मार्केट को, उस कहते हैं। लॉज ऑफन डिफाइन करते हैं मोनोपोली को लेस स्ट्रिक्टली कंसीडरिंग फर्म्स इज अ स्पेसिफिक मार्केट शेयर, क्योंकि ये फर्म्स ने एक स्पेसिफिक मार्केट शेयर ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं यार। Monopolies may arise due to statutory rights of government ownership. A monopoly can set its own price, leading to a supernormal profits. और गवर्नमेंट रेगुलेशन एक कॉमन है टू कंट्रोल मोनोपोली पावर। मतलब मेन जो इनके ऊपर है ना अगर कोई, तो इनका कंपटीशन तो कोई है नहीं, तो सरकार ही है जो है। सरकारी रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं किस तरह से होल्ड बॉडी रेगुलेट की जाएगी। ओके चलो आते हैं नेक्स्ट टर्म है हमारी ओलिगोपोली। फटाफट से नोट डाउन करें। ओलिगोपोली का मतलब होता है कि फ्यू सेलर्स हैं, मतलब कि कुछ सेलर्स हैं। जैसे कि तुम ले लो, तुम्हारा वाईफाई नेटवर्क ले लो यार, कितने हैं गिनो ज़रा। जियो, दूसरे पेन से लिखती हूँ, व्हाट द हेल, वाईफाई, जियो, तुम्हारा एयरटेल, और लो ज़रा तुम, मैंने नया जाना है अभी, मैं जो यूज़ कर रही हूँ BSNL, और वाई ले लो एक। इसके अलावा आई गेस वाई वोडाफोन वगैरह तो इसी में आ गए, क्लैप कर लिया लाइक इसमें। तो 1 2 3 4 और कोई तुम जानते हो तो एक और बता देना, एक आध और। तो ये कुछ ही है लाइक, ज़्यादा तो नहीं है ना। अब ज़्यादा इन द सेंस जैसे चिप्स ले लो भाई तुम, चिप्स में एक लेज़ आ गया, एक तुम्हारा डोरिटो आता है, एक तुम्हारा कितने सारी वैरायटी है, मैं तो नाम भी नहीं जानती इतने, तो बहुत सारी वैरायटी लाइक बहुत सारी। एक तो लोकल ब्रांड के चिप्स मिलते हैं, बहुत है लाइक बहुत, समझ रहे हो तुम। तो ये ले लो, ओलिगोपोली में वाईफाई के नेटवर्क्स हो गए सारे। एंड नॉट जस्ट दैट, तुम ज़रा एरोप्लेन का लो, तो इतना टाइम कर लगा है। ज़रा एयर ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस लो ज़रा। एयर ट्रांसपोर्टेशन के बिज़नेस में कितने दिख रहे हैं तुम्हें, एनी गेसेस? एयर ट्रांसपोर्टेशन के बिज़नेस में तुम्हें इंडिगो दिख रहा है एक जो अभी एयर इंडिया फ़्लाइट क्रैश हुई थी अहमदाबाद की, उसका। एक तुम्हें विस्तारा दिख रहा है एयरलाइंस, विस्तारा एयरलाइंस। और कोई एज सच नाम मुझे तो नहीं पता, तुम्हें बताओ तो ज़रूर कमेंट डाउन कर दें बेलो, इसी बहाने तुम कमेंट करोगे, पता करके बताना, मुझे भी जानना है। और तो ये फ्यू हैं अगेन, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। अब ज़रा हम थोड़ी और बात करें तो चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ओलिगोपोली कब राइज होती है? जब कुछ इन्फ्लुएंशियल प्रोड्यूसर्स हों। व्हेन फ्यू इन्फ्लुएंशियल, की डेफिनेशन नोट डाउन कर लें, फ्यू इन्फ्लुएंशियल प्रोड्यूसर्स डोमिनेट दी मार्केट। जब कुछ इन्फ्लुएंशियल प्रोड्यूसर्स डोमिनेट करते हैं मार्केट को, डोमिनेट दी मार्केट, ठीक है। अच्छा, डुओपोली समझ रहे हो तुम? डुओपोली भी है, इंडिया में एग्जिस्ट करती है। डुओ से मतलब तुम समझ रहे हो कि दो,
वो दो कौन है? एक एयरबस और एक बोइंग। ये नाम से अब तुम काफ़ी वाकिफ़ हो गए होगे। आज ऑफ द करेंट अफेयर्स ऑल अक्रॉस इंडिया गोइंग ऑन। चला गया, अब तो क्या ही जा रहा है, चल रहा है। अब बात करते हैं हम दो तरह के कंपटीशन की। COMP डॉट लिख रही हूँ। एक है परफेक्ट और एक है मोनोपोलिस्टिक। जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तब हम कहते हैं कि कंपटीशन ना के बराबर है। इन द सेंस, मतलब ना के बराबर मतलब बहुत लाइक माइन्यूट है। मतलब अरे यार तुम सब छोड़ो, टॉफ़ी लो। टॉफ़ी के नाम में थोड़ी जानती हूँ, चलो इसलिए टॉफ़ी लिया। इतना ज़्यादा लाइक जिसे कहते हैं कंपटीशन है, मतलब इतने माइन्यूट बेसिस पे अलग होते हैं। जैसे देखो फेरेरो रोशर ले लो, तुम्हारी तुम एक्लेयर्स ले लो। चलो फेरेरो रोशर थोड़ी ज़्यादा हो गई, तुम थोड़ी मेलोडी ले लो। तुम ना और क्या लोगे तुम? किस में से एक टॉफ़ी आती थी? टॉफ़ीज़ के नाम बताना। एक्लेयर्स, मेलोडी, किसमिस एंड देन एल्पेनलीबे। ये सारी टॉफ़ीज़ हैं, लाइक बहुत सारे हैं, है ना। तो इनके टेस्ट को चेंज कर दिया है। एक पल्स आती थी। तो बहुत लाइक न्यूमरस फर्म्स हैं, आइडेंटिकल गुड्स बना रहे हैं, एक ही जैसा गुड्स बना रहे हैं, ठीक है। जैसे मेलोडी में थोड़ा सा डार्क चॉकलेट टाइप, सिरप टाइप टेस्ट आ रहा है। एक्लेयर्स तुम्हारी एकदम चॉकलेटी हो गई, एक्चुअल चॉकलेटी। किसमिस तुम्हारी थोड़ी प्लेन हो गई। एंड तुम्हारी अगेन ये एल्पेनलीबे भी अब चॉकलेट वाली बटरी आने लग गई है। पल्स तुम्हारी थोड़ी सी सॉल्टी हो गई। चलो इसमें तो फिर भी टेस्ट का डिफरेंस है, पर ऐसे बहुत सारे ऐसे फर्म्स हैं जो आइडेंटिकल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड ऐसे मार्केट को परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट कहा जाता है, वेयर न्यूमरस फर्म्स, बहुत सारे फर्म्स प्रोड्यूस आइडेंटिकल गुड्स। आइडेंटिकल यानी कि एक जैसे गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, आइडेंटिकल गुड्स। नो बैरियर्स इम्पीड एंट्री और एग्ज़िट, कोई बैरियर्स इम्पीड नहीं करते एंट्री या एग्ज़िट, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा न्यूमरस फर्म्स आ गए, मतलब वहाँ पे बैरियर्स तो आए, एंट्री बैरियर ज़ीरो। एंट्री और एग्ज़िट प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, और एंट्री और एग्ज़िट बोला गया ना, जब चाहे आ सकें जब चाहे जा सकें, कोई रोक टोक नहीं है, कोई मुश्किलें नहीं आएंगी। इस सिनारियो में प्राइसेस एंड आउटपुट लेवल्स ग्रेविटेट टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम। इस सिनारियो में क्या होता है, जो प्राइसेस हैं और वो बढ़ते हैं, बताओ सही बात गलत बात? गलत बात। बढ़ेंगे कैसे? जब इतना ज़्यादा कंपटीशन है एंड व्हेन यू आर नोइंग कितना ज़्यादा कंपटीशन है, तो भाई बढ़ के क्या करेंगे ना। मान लो मैं कह रही हूँ एक्लेयर्स ले लिया, मेलोडी ले लिया, तुम्हारा किसमिस ले लिया, तुम्हारा एल्पेनलीबे ले लिया, तुम्हारा पल्स ले लिया, ये सारी टॉफ़ीज़ हैं। आज मैं ज़रा इनके प्राइसेस फिक्स करती हूँ, ये 2 रुपये, ये 2 रुपये, ये 2 रुपये, ये 2 रुपये, ये 2 रुपये। आज अगर मैं इसकी प्राइस बढ़ा देती हूँ 3 रुपये, तो लोग इसको ख़रीदना बंद कर देंगे कम्प्लीटली। ये 4 टॉफ़ियाँ ऑलरेडी हैं मार्केट में। आज अगर मैं इसको बंद कर दूँ, लोग नहीं खाएंगे इसको, इसका प्राइस 5 रुपये कर दूँ, भाई लोग इसे इन दोनों को ले लेंगे, तीनों को। समझ रहे हो? देखो ये तो मैं एक बात कर रही हूँ, देखो इनकी तो टेस्ट्स में डिफरेंस है कि नहीं? ज़मीन और आसमान का, सबके ही टेस्ट में काफ़ी डिफरेंस है। पर मैं बात कर रही हूँ ऐसे गुड्स की जो काफ़ी सिमिलर हैं एक दूसरे से, ठीक है। चलो, रियल लाइफ इंस्टांसेस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन आर रेयर बट सम फाइनेंशियल मार्केट्स हो गए, कुछ ऑनलाइन। देखो चलो परफेक्ट एग्जांपल अब आता है, कॉमर्स सेक्टर्स। मैं बार बार कह रही थी, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोले हैं वो। अब ऑनलाइन कॉमर्स सेक्टर्स ले लो, तुम देखा अभी बताऊंगी तुम्हें नाम। जेप्टो बहुत फेमस, कैफ़े, जेप्टो कैफ़े कुछ ले लो, स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, इतने ज़्यादा चलते हैं ये 3 तो, कि इनमें मैं कहूँगी कि परफेक्ट कंपटीशन है। और ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स में ले लो ज़रा फटाफट से, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, आजियो, मिंत्रा, मीशो, है कि नहीं इनमें परफेक्ट कंपटीशन? बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट कंपटीशन है। एक काम कर दो मेरा। नेक्स्ट कम्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यार अब तुम सोचोगे मोनोपोलिस्टिक बोल रही हूँ, अभी तो मैंने बताया था कि मोनो है यानी कि एक है, यानी कि
एक ही तो ओनर है, कहाँ से कंपटीशन कहाँ से आया, कहाँ से लाइक कहाँ से आया। तो ये आया तब जब बहुत सारे लोग, ये जो मैंने शुरू में वर्ड बोला था प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन की मदद से कंपटीशन करते हैं, है द कीवर्ड इज प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन्वॉल्व्स मेनी प्रोड्यूसर्स यूजिंग प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन टू डिस्टिंग्विश करने के लिए खुद को। डिस्पाइट सिमिलर प्रोडक्ट्स परसीव्ड डिफरेंसेस अलाउ शॉर्ट टर्म मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर। Consumer awareness of product distinctions is essential and barriers to entry or exit are typically lower than in oligopolistic markets. तो ज़रा फिर से एक बार फटाक से एक लाइन का ग्राफ सा बना लो। स्टार्टिंग में आ जाओ, तुम्हारे यहाँ सबसे पहले क्या आएगा, मोनोपोली आएगी एक, फिर डुओपोली ले लो दो, डुओपोली के बाद ओलिगोपोली ले लो कुछ, और ओलिगोपोली के बाद क्या लोगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ले लो, फिर परफेक्ट कंपटीशन ले लो। एंड हेयर इज़ वेयर इट एंड्स, मतलब इधर के हट पोर्शन हटा दो, यहाँ पे है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से एंड हो रहा है। गॉट इट। एक कॉम्पिटिटर, कुछ कॉम्पिटिटर, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, और परफेक्ट में सेलर्स बायर्स एंट्री एग्जिट बैरियर्स नहीं होते। तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से मार्केट कंपटीशन हमने पढ़ा, उसी तरह से मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बेहद ज़रूरी हो जाता है एक्चुअली। किस तरह से ज़रूरी होता है वो भी देखते हैं ज़रा। तो मैं बात करते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम की। तब हम कहते हैं कि इट अकर्स व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाई। जब क्वांटिटी जो डिमांड की गई है इक्वल जो क्वांटिटी सप्लाई की गई है। डिटरमाइनिंग द मार्केट प्राइस एज स्टेबल। इससे क्या होता है, मार्केट प्राइस स्टेबल हो जाता है। यार सीधा साधा अगर इसका मैं एग्जांपल दूँ ना, तो तुम एग्जांपल रखो ज़रा आलू और प्याज का, लाइक ऑनेस्टली बीइंग वेरी ऑनेस्ट। अनियन, प्याज का तो मत रखो भाई, प्याज का तो कभी भी कुछ भी हो जाता है। टमाटो और पोटैटो, टमाटर और आलू का, है ना, इनके प्राइसेस मोर और लेस सेम ही रहते हैं कि नहीं, तुम खुद बताओ। 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, लाइक सीज़न में कभी हुए तो हुए महंगे, नहीं तो यही रहता है इन दोनों का। तो यही है कि जब जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई की जा रही है तो प्राइस स्टेबल है इसका नहीं बढ़ेगा। ज़रा प्याज देखना, नवरात्रि के टाइम कितने ज़्यादा बढ़ते हैं, प्राइस में हाइक आता है। और ये भी नहीं है रीज़न, ये भी रीज़न है कि जो चीज़ चलती रहती है मार्केट में, सप्लाई होती रहती है, उसकी डिमांड रहती है, तो वो प्राइस स्टेबल हो जाता है। सेटिंग द प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम, ऑब्वियसली यार अगर इक्विलिब्रियम से ऊपर प्राइस सेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा, और नीचे कर दोगे तो क्या हो जाएगा, स्टॉक आ जाएगा, इन्वेंट्री आ जाएगी। स्टॉक को इन्वेंट्री कहते हैं इकोनॉमिक्स की टर्म्स में। अब कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। वो टर्म्स हैं, एक टर्म है मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। जब हम बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की, तो यूटिलिटी का तो मतलब तुम समझते ही हो, सेटिस्फैक्शन। मार्जिनल का मतलब तुम समझ लो, मार्जिनल मतलब एडिशनल। तो समझते हैं ज़रा डेफिनेशन क्या कहती है। ये कहती है एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो गेन होती है कंज्यूम करने से एडिशनल यूनिट, एक गुड क्या सर्विस, क्या बोला, एडिशनल सेटिस्फैक्शन विच इज़ गेन्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग कंज्यूम करके एक एडिशनल यूनिट ऑफ गुड या सर्विस। ठीक है, एक्सटर्नैलिटीज़ की मैंने बात कर ली थी, पॉजिटिव की भी बात कर ली थी और नेगेटिव की बात कर ली थी, नहीं की थी। एक्सटर्नैलिटीज़ ज़रा पॉजिटिव और नेगेटिव देखो। पॉजिटिव में ज़रा तुम लो, पार्क बनाया किस लिए जाता है, बच्चों के खेलने के लिए, प्ले, लिख दूँ प्ले। लोग हेल्थ भी उससे सुधारते हैं, ग्रीनरी इंक्रीज़ हो रही है, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कम हो रहा है। फ़ायदे देख रहे हो, ये एक्सटर्नैलिटीज़ हैं। इससे पहले मैंने तुम्हें एक्सटर्नैलिटीज़ नहीं बताए थे, इससे पहले मैंने तुम्हें एक्सक्लूडेबल और नॉन एक्सक्लूडेबल बताया था। तो ये क्या है, एक्सटर्नैलिटीज़, मतलब एक काम को होने की वजह से जो फ़ायदा होना चाहिए वो तो खैर हो ही रहा है, बट उसके अलावा उस
जो इनडायरेक्ट फ़ायदे हैं वो हो रहे हैं। जैसे कि तुम खेलने के लिए बनाया था पार्क, ऑब्वियसली खेलने के लिए बनाया जाता है बच्चों के। एल्डरलीज़ की हेल्थ, एडल्ट्स की हेल्थ सुधर रही है या बच्चों की भी सुधर रही है। ग्रीनरी इंक्रीज़ हो रही है, पोल्यूशन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इतने सारे फ़ायदे हो गए, 3 एक्स्ट्रा फ़ायदे हो गए। तो ये 3 एक्स्ट्रा फ़ायदे एक्सटर्नैलिटीज़। कैसे एक्सटर्नैलिटीज़? पॉजिटिव। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ क्या होगा भाई? तुमने सेटअप की एक फैक्ट्री। क्या किया तुमने? एक फैक्ट्री सेटअप की। किस लिए की थी? मान लो पानी की बॉटल के लिए की थी, या फिर चलो क्लोथ्स के लिए की थी। क्लोथिंग फैक्ट्री एक सेटअप की तुमने। अब वो जो क्लोथिंग फैक्ट्री तुमने सेटअप की, क्लोथ्स बनाने के लिए की थी, उससे ज़रा देखना पोल्यूशन कितना हो रहा है। अब वो पोल्यूशन किस भी तरह का हो सकता है, नॉइज़ पोल्यूशन हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, समझ रहे हो? उस वजह से ट्रैफिक हो रहा है, उस वजह से और क्या हो रहा है तुम्हारा, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है। अगर नॉइज़ पोल्यूशन हो रही है, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है एट द एंड। तो ये क्या हो गए? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़, ओके। अब चलते हैं हम कंजम्पशन या कंज्यूमर गुड्स से पे। फाइनल गुड पता है, इंटरमीडिएट गुड पता है या नहीं पता? तो बताती हूँ। कुछ ऐसे समझो कि दूध है, इस दूध को मैंने फाड़ा, इससे मैंने पनीर बना दिया। तो ये जो मिल्क है, ये पहले क्या था? इनिशियल गुड था। ये मेरा भी फाइनल गुड है। अब दूध बटा मैं उससे मिठाई बना सकती थी, वो भी फाइनल गुड हो जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस, समझ रहे हो? एक गुड फाइनल भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी हो सकता है, उसकी यूसेज पे डिपेंड करता है। जैसे कि एक मिल्क का जो भी फटता है, दूध जो भी बचता है, उससे तुम अगर स्वीट्स बना रहे हो तो वो फाइनल हुआ, तो फिर मिल्क इंटरमीडिएट हुआ, है ना? मिल्क इंटरमीडिएट हुआ इस केस में। अगर स्वीट फाइनल है तो मिल्क इंटरमीडिएट हुआ। और अगर मिल्क को एज इट इज़ कंज्यूम कर लो गाय से निकाल के, एनिमल से निकाल के, चलो भाई, तो वो फाइनल हुआ। फिर से बोल रही हूँ, अगर मिल्क ऐसे ही कंज्यूम कर रहे हो तो फाइनल हुआ। अगर उस मिल्क की मिठाई बन रही है तो वो मिठाई फिर फाइनल हुई और वो मिल्क इंटरमीडिएट हो गया। गॉट इट? आई होप यू माइट गॉट इट। ये कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं, अगर ये क्लियर नहीं हुई, इकोनॉमिक्स का बेस बनाती हैं, दिक्कत आएगी। इनकम इफेक्ट यही है, चेंज इन कंजम्पशन रिजल्टिंग फ्रॉम अ चेंज इन रियल कॉस्ट, ठीक है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है द चेंज इन कंजम्पशन रिजल्टिंग फ्रॉम अ चेंज इन प्राइस ऑफ गुड मेकिंग कंज्यूमर सब्सटीट्यूट। तो ऐसे ही समझा चुकी हूँ मैं सब्सटीट्यूशन। अब गुड्स 3 तरह के होते हैं, अभी बताया वैसे मैंने, फिर से बता देती हूँ। एक तो होता है रॉ मटेरियल्स, एक होते हैं हमारे इंटरमीडिएट गुड्स, एंड एक होते हैं हमारे क्या? इंटरमीडिएट गुड्स, और एक होते हैं हमारे कैपिटल गुड्स। नहीं रुक जाओ यार, कैपिटल गुड्स नहीं, फाइनल गुड्स, ठीक है। फाइनल गुड्स फर्दर 2 तरह के हो सकते हैं, हमारे कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स, वो मैं भी बताती हूँ। तो आई डिस्कस्ड ऑल द टाइप्स ऑफ गुड्स विच वर टू बी डिस्कस्ड, लाइक जो भी टाइप्स ऑफ गुड्स थे। रॉ मटेरियल्स, नंबर 1, रॉ मटेरियल्स को मैं सिर्फ एक वर्ड में डिफ़ाइन करना चाहूँगी, वो है प्राइमरी गुड्स, ठीक है। वो हर प्राइमरी मटेरियल या गुड जो कि रिक्वायर्ड होता है या किसी भी प्रोडक्शन के लिए, यानी कि इनपुट की तरह चाहिए होता है। फॉर आई होप नाउ द स्क्रीन माइट बी बेटर विजिबल टू यू ऑल। मैंने इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज़ कर दी है। सो येस, यही है। तो जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, दे आर प्राइमरी गुड्स। मैं 2 वर्ड्स, कीवर्ड्स पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। पहला, प्राइमरी गुड्स विच आर रिक्वायर्ड एज इनपुट्स फॉर द प्रोडक्शन, जो इनपुट्स की तरह रिक्वायर्ड होते हैं प्रोडक्शन के लिए, एंड किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग के लिए। प्रोडक्शन हो गया या मैन्युफैक्चरिंग हो गया गुड्स का, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। सो यही होते हैं हमारे रॉ मटेरियल्स। प्राइमरी गुड्स हैं जो कि यूज़ होते हैं, यूज्ड एज इनपुट्स फॉर द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स।
इसके बाद हम बात करते हैं हमारे दूसरे गुड की, टाइप्स ऑफ गुड्स। तो वैसे मैंने तुम्हें 3 बताए थे, है ना, और 3 के भी सब पार्ट्स होते हैं, मैं अभी बताती चलूँगी तुम्हें। दूसरा गुड होता है इंटरमीडिएरी गुड्स। इंटरमीडिएरी तो इंटरमीडिएट का काम करता है, तुम्हें नाम से ही पता चल रहा होगा वेरी ईजीली। सो इंटरमीडिएरी जो गुड्स होते हैं हमारे, ये वो गुड्स होते हैं जो कि हमें बीच में प्रोसेस में मदद करते हैं। लाइक दे गिव अस एन एड फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि वो प्राइमरी गुड्स, एक्चुअली दोज प्राइमरी गुड्स जो प्रोसेसिंग कर चुके होते हैं, ठीक है, दोज गुड्स विच आर लाइक यू नो हैव अंडरगॉन प्रोसेसिंग एंड बट आर अगेन यूज्ड एज इनपुट्स, पर दोबारा इनपुट की तरह यूज़ हो रहे हैं। द गुड्स विच हैव अंडरगॉन प्रोसेसिंग, जो प्रोसेसिंग अंडरगो कर चुके होते हैं, अंडरगॉन प्रोसेसिंग एंड अगेन यूज्ड एज what and again used as inputs, ठीक है, फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए, फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में यूज़ होते हैं। दीज आर इंटरमीडिएट गुड्स। तो प्राइमरी गुड्स हमारे रॉ मटेरियल्स हो गए। इंटरमीडिएट गुड्स जो हो गए हमारे, एक बार प्रोसेसिंग हो चुकी है, दे हैव अंडरगॉन प्रोसेसिंग एंड आर अगेन बीइंग यूज्ड एज इनपुट्स, दोबारा से इनपुट की तरह यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि चलो एग्जाम्पल समझते हैं। वीट है तुम्हारा, यू हैव वीट, वीट तो तुम समझते ही होगे। तो वीट को तुमने यूज़ किया, फ्लावर बनाया, फ्लावर, एंड देन यू यूज्ड इट एज ब्रेड। तो ज़रा तुम समझना, ये जो ओहो, वीट, फ्लावर एंड देन ब्रेड, ठीक है। मैं कह रही हूँ ये जो वीट है ये मेरा रॉ मटेरियल है, इसके बीच में मशीन्स वगैरह की हेल्प से मैंने फ्लावर बनाया। फ्लावर मेरा इंटरमीडिएट गुड है क्योंकि ये दोबारा से इनपुट की तरह यूज़ होगा, एक बार प्रोसेसिंग इसकी हो चुकी है, यानी कि ये वीट प्राइमरी गुड से कन्वर्ट हो चुका है इंटरमीडिएट गुड में, तो ये अब दोबारा इनपुट का काम कर रहा है। पहले इनपुट कौन था? पहले इनपुट वीट था, अब दोबारा इनपुट कौन है? दोबारा इनपुट फ्लावर है। एंड देन अब ये फ्लावर को हम कन्वर्ट करेंगे किस में? ब्रेड में। सो ब्रेड इज़ आर फाइनल गुड्स, ठीक है, ये हमारा फाइनल गुड, यानी कि प्रोसेस हो चुका है अब ये फाइनली, एंड इट इज़ रेडी टू बी, यानी कंजम्पशन के लिए अब ये रेडी है। तो वो गुड जो कंजम्पशन के लिए रेडी है, दोज आर फाइनल गुड्स, ठीक है। तो यहाँ से आते हैं मेरे फाइनल गुड्स की डेफिनेशन। अगेन आई एम सेइंग गो फॉर माई व्हाट आई एम सेइंग, नॉट फॉर व्हाट आई एम राइटिंग, ठीक है। सो फाइनल गुड्स और फिनिश्ड गुड्स वो गुड्स हैं विच डू नॉट रिक्वायर्ड फर्दर प्रोसेसिंग, जिनको फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती, which do not require further processing but are again used as input, but further processing and are fit for consumption, और fit हैं किसके लिए? consumption के लिए, are fit for consumption, ठीक है। I hope this might be clear again. So final goods क्या हो गए हमारे? final goods वो goods हो गए which are what? finished goods who had undergone processing and are now fit for consumption. अब देखो, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन भी करवाऊंगी, तो अभी करवाते हैं। चलो, मैंने गुड्स में सबसे पहले तुम्हें क्या बताया? एक तो होते हैं हमारे रॉ मटेरियल्स, जस्ट अ सेकेंड, रॉ मटेरियल्स, एंड देन वी हैव व्हाट? हेयर वी हैव इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स के बाद वी हैव यहाँ पे फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स के फर्दर 2 क्लासिफिकेशन करो फटाफट से। कैसे करोगे ये पेज? चलो 2 कर दो। क्या है? कंजम्पशन गुड्स, ठीक है, कंजम्पशन गुड्स ऐसे लिख दे रहे हैं। एंड देन वी हैव कैपिटल गुड्स, ये भी 2 तरह के होते हैं, कंजम्पशन गुड्स और एक कैपिटल गुड्स, यानी कि तो बताएंगे, अब इसका मतलब बताएंगे। एंड कंजम्पशन गुड्स भी 2 तरह के होते हैं फर्दर, कंजम्पशन गुड्स भी फर्दर 2 तरह के होते हैं, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। तो कैपिटल गुड्स जो होते हैं ये प्रोसेस में यूज़ होते हैं। किसके प्रोसेस में? कंजम्पशन, प्रोसेसिंग के प्रोसेस में, मतलब प्रोडक्शन के प्रोसेस में। तो कैपिटल गुड्स जो हो गए हमारे, ये तुम क्या समझ रहे हो? कैपिटल से तुम क्या समझते हो? तुम समझ सकते हो, मैं कहती हूँ मशीनरी मेरी सारी, ये मेरी मशीनरी एक तरह से देखा जाए तो फाइनल गुड है, एक तरह से देखा जाए तो फाइनल गुड है कि नहीं? अब पूछोगे कैसे, चलो वो भी बता देती हूँ तुम्हें।
एक बात बताओ, मशीन में देखो बहुत सारे मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं जिससे मशीन्स बनती हैं। नॉन मेटल से मेटल से बनती हैं मोस्टली, बट मैं आयरन एक मेटल लेकर चल रही हूँ। आयरन को फिर हमने पता नहीं उसकी प्रोसेसिंग की, उसमें क्या क्या हीट किया, उसे हमने और पार्ट्स के साथ कंबाइन किया, प्रोसीजर्स के थ्रू अंडरगॉन हुआ वो, एंड देन जो भी उसके पार्ट्स लगे होंगे वो अलग अलग मटेरियल के पार्ट्स होंगे, और फिर वो एक क्या बना, मशीन बना। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, समझ रहे हो? तो ये जो मेरा आयरन है ये मेरा प्राइमरी गुड था, ये मेरा पूरा इंटरमीडिएट प्रोसेस था, एंड देन ये मेरा एक तरह से फाइनल गुड आया। अब यही फाइनल गुड किसकी तरह काम कर रहा है? यही फाइनल गुड मशीन एक इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है, एक इंटरमीडिएट गुड की तरह काम कर रहा है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग दिस वीट को किस में, ब्रेड में। है कि नहीं? खुद बताओ, वीट को किस में, ब्रेड में। कैसे? ये था तो फाइनल गुड, बट अब किसकी तरह काम कर रहा है? कैपिटल की तरह काम कर रहा है। दैट्स व्हाट आई मेंट व्हेन आई सेड कि कैपिटल गुड्स। ओके, सो दे आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं। ये ड्यूरेबल भी होते हैं और काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं। वियर आउट ग्रेजुअली, धीरे धीरे ग्रेजुअल होते हैं। इधर इंक्लूड टूल्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, व्हीकल्स हो गई, मशीनरी इक्विपमेंट्स हो गई। ये अब हम बात करते हैं कि इनकी कंजम्पशन गुड्स की। गुड्स जैसे कि फूड एंड क्लोथिंग एंड सर्विसेज जैसे कि रिक्रिएशन दैट आर कंज्यूम्ड व्हेन परचेज्ड बाय देयर अल्टीमेट कंजम्पशन आर कॉल्ड कंजम्पशन गुड्स। ठीक है यार, सीधी सी बताओ, जितनी भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हो गई तुम्हारी, सब कंजम्पशन गुड में आ जाती है। तुम्हारा जितना भी क्लोथिंग हो गया, मतलब वो फाइनल प्रोडक्ट, सीधी सी बात समझो, कंजम्पशन गुड का मतलब वो फाइनल प्रोडक्ट जो कि अब फाइनल गुड बन चुका है, अब एकदम फिट है, एकदम रेडी है कि तुम उसे कंज्यूम कर रहे हो, उसे हम किस में काउंट करेंगे? एज कंजम्पशन गुड्स। आई होप दिस माइट बी क्लियर टू यू ऑल। कैपिटल गुड्स भी हो गया। अब एक ना लाइन है कि कैपिटल गुड्स आर नॉट इंटरमीडिएट गुड्स। कैपिटल गुड्स कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होते। ऐसा क्यों? वाई? कैपिटल गुड्स आर नॉट इंटरमीडिएट गुड्स। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सिर्फ सपोर्ट करते हैं प्रोडक्शन को। दे सपोर्ट प्रोडक्शन। अब देखो, तुम पूछोगे क्यों नहीं होते, मैं इसका एग्जांपल समझाती हूँ तुम्हें। एक बात बताओ, हर चीज़ को प्रैक्टिकली समझेंगे अगर हम एग्जांपल के थ्रू, तो वो एकदम अच्छे से क्लियर होगी। जैसे कि मैंने कहा कि मैं वीट को पहले मैंने फ्लावर बनाया, उसके बाद मैंने उसका ब्रेड में कन्वर्ट किया। तो ये जो फ्लावर था ये ब्रेड में कन्वर्ट हुआ। क्या हुआ? मेरी बातों पे गौर करें, कन्वर्ट हुआ। ठीक है। वहीं एट द सेम साइमल्टेनियसली मैं एक और बात कह रही हूँ कि ये जो वीट है मशीन की मदद से ब्रेड में बना। क्या मशीन ब्रेड में कन्वर्ट हुई? अगेन वर्ड पे गौर करें, क्या मशीन ब्रेड में कन्वर्ट हुई? हेयर द की वर्ड इज़ कन्वर्ट। क्या हुई? चलो कन्वर्ट नहीं दे रहे, थोड़ा इकोनॉमिक टर्म ले लो यार, ट्रांसफॉर्म ले लो, क्यों इतनी दिक्कत है? नहीं, दैट्स वाई व्हेन आई से कि कैपिटल गुड्स आर नॉट इंटरमीडिएट गुड। इसका मतलब है कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन अंडरगो करते हैं, और कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन अंडरगो नहीं करते बल्कि सपोर्ट करते हैं। किसको सपोर्ट करते हैं? हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को। ठीक है। सो कैपिटल गुड्स सपोर्ट प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं ये ऑफ अदर गुड्स, बाकी गुड्स के प्रोडक्शन को। दे देमसेल्व्स डोंट गेट ट्रांसफॉर्म्ड। ये खुद ट्रांसफॉर्म नहीं होते, डोंट गेट ट्रांसफॉर्म्ड। दे रिमेन विद देयर, किसके साथ रहते हैं? प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द प्रोडक्शन और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज।
ठीक है, ये प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स के साथ रहते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट की टर्म आने वाला है। ये दो वो टर्म्स हैं जिस पर पूरी इकोनॉमिक्स चलती है, जिस पर पूरी अर्थव्यवस्था चलती है पूरे देश की, और दो टर्म आपकी स्क्रीन पर पेश किए जाते हैं। इस दो टर्म का मतलब है एसेट्स और दूसरा टर्म होता है लायबिलिटी। तो मैं कुछ और तरीके से समझाऊँ मैं इस तरीके से समझाऊँ कि देखो यूथ जो है ना हमारी कंट्री का, हम अक्सर एक शब्द सुनते हैं, एक सेंटेंस सुनते हैं, यूथ इज़ एसेट ऑफ आवर कंट्री इंडिया। इंडिया अपने ग्रोइंग डेवलपिंग स्टेज में, और इंडिया शायद उन कंट्रीज़ में बेशुमार है जो जिसकी अराउंड 80%, चलो 75 to 80% पॉपुलेशन ना यूथ है। एंड यहीं पे इंडिया को एडवांटेज मिलता है, एज मिलता है। ठीक है, सो ये जो यूथ है हमारी इंडिया की, ये एसेट है। कैसे एसेट? अच्छा, एसेट का मतलब क्या होता है यार? लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो लाइबिलिटी का मतलब मैं एक उस टर्म था तो बोझ हिंदी के टर्म में, और एसेट को हिंदी के टर्म में नहीं बताऊंगी, तो नहीं बता सकती मैं। तो लाइबिलिटी का मतलब बोझ समझो। एसेट को हम जब हम कहते हैं, एक एक वर्ड को हम टेक अप करेंगे। सबसे पहले जब हम एसेट्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वॉट एवर वी ओन, द फोन ऑन विच और द टूल on which I am teaching you all is something which I own. My phone, my land, my house, my home, my car, ये मैं own करती हूँ, मैं इसकी ओनर हूँ। So whatever we own उसे हम asset कहते हैं। ठीक है, मेरी गाड़ी, हाँ गाड़ी बनाओ, so this is my car. ओके, देन वी हैव माई बॉन्ड्स, वट एवर विल दे बी, मेरा मनी, मेरा घर, तो इन्हें एसेट्स कहते हैं। जब हम बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की, तो वट एवर वी ओ, लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है वट एवर वी ओ, जो हम ओ करते हैं, मतलब हमने किसी से ले रखा है उधार पे। ठीक है, यानी कि वही घर जो कहने का तो मैं ओनर हूँ, पर इसकी मैं EMI अभी भी दे रही हूँ। ठीक है, आई एम पेइंग फॉर इट, इंटरेस्ट रेट पे कर रही हूँ भी मैं इसके लिए। जैसे कि जब मुझे ख़रीदना था घर, मतलब आज मुझे घर ख़रीदना है, मान लो घर 1 करोड़ का है, 1 करोड़ मेरे पास ऑटोमेटिकली तो होंगे नहीं, होंगे तो मैं ख़रीद लूँगी, तो मैं ओन कर लूँगी, तो वो मेरे लिए घर एसेट हो गया। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस, मतलब टिल द टाइम मैं इसका EMI पे कर रही हूँ, ये मेरे लिए लाइबिलिटी है। ऑब्वियसली लाइबिलिटी है, क्योंकि मैं इसका लोन अभी भी पे कर रही हूँ। समझ रहे हो, मैं इसके लिए भी पैसे दे रही हूँ, ये भी मेरी चीज़ हुई नहीं है। ठीक है, तो वट एवर वी ओ, मेरा घर का होम लोन, मेरा एजुकेशन लोन, मेरा कार लोन, कुछ भी, सारे लोन्स मेरे लाइबिलिटीज़ में आ जाते हैं। जब हम लाइबिलिटी और एसेट्स को समझाते हैं तो हम सीधी सी बात ही कहते हैं, अरे स्क्रीन उल्टी कर दे। ओके, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को 2 पार्टीशंस में ज़रा डिवाइड करते हैं। Assets are items of value. What are assets? Items of value. And what are liabilities? They are the debts जो business owe करता है, the business owes to another entity, दूसरी entity को। What I said? Assets are the items of value and liabilities are the debts the business owes to another entity. Business owns the item, जो business है ये own करता है item को, owns the item, और यहाँ पे हम क्या करते हैं? परचेज करते हैं, डेट्स को यूज़ करते हैं परचेज करने के लिए। एसेट्स कैन बी जनरेट्स रेवेन्यू फॉर द बिजनेस, एसेट्स जनरेट करते हैं रेवेन्यू बिजनेस के लिए, और यहाँ पे हम परचेज करते हैं एसेट्स लाइबिलिटी की मदद से। ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है बिजनेस को, ये एक एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए। समझ रहे हो? ए और एल लिख रही हूँ अब एसेट और लाइबिलिटी के लिए। जब हम कह रहे हैं ए और एल, जब हम कह रहे हैं कि एसेट, तो हम ये बात कह रहे हैं सीधी सी कि एसेट का मतलब है कि ये मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, इट इज़ गोना गिव मी लॉन्ग टर्म बेनिफिट। ठीक है, ये मैं एसेट खरीदते हैं लाइबिलिटीज़ से, वी बाय एसेट्स यूजिंग लाइबिलिटीज़।
ठीक है, ये मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा एसेट्स, ये हम अभी एसेट्स बाय कर रहे हैं इसके। ये मेरे बिज़नेस के लिए खर्चा है, एक्सपेंस ही तो है। मैं अभी भी EMI दे रही हूँ अपने घर की, या अपने जो भी दुकान मैंने खरीदी है, अपने ऑफिस की जो भी मैंने खोल रखा है, तो खर्चा है, ऑब्वियसली मेरा एक्सपेंस है। ये मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है टू द बिज़नेस, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है बिज़नेस को, ठीक है। ये रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, इट जनरेट्स द रेवेन्यू, जनरेट्स रेवेन्यू, ठीक है। इस बात समझ में आ गई। अब एसेट्स बहुत सारे तरह के होते हैं, पर 2-3 तरह के एसेट्स को तो हम इस तरह समझ सकते हैं कि एक तो होता है हमारा फिक्स्ड एसेट, एक होता है हमारा करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट कौन सा हो गया हमारा, मतलब वो एसेट जो मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए है, हम पे कर रहे हैं। जैसे कि आई बॉट अ फ्लैट एंड आई एम पेइंग फॉर इट्स लोन फॉर लाइक 10 years नाउ, तो वो मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है भाई। अभी और 5 साल हैं मुझे देना है, पता नहीं है वो मैं दे भी पाऊँगी 5 साल में, फिर और बढ़ जाए तो फिर ऐसा कुछ है, मतलब सीन। तो फिक्स्ड एसेट है, मतलब 1 साल से ज़्यादा है अकाउंटिंग ईयर से, नॉन करेंट ईयर। और करेंट एसेट्स मतलब जो 1 साल से कम के अंदर है, यानी कि इन्वेंट्री है। मैं पे कर दूँ, इन्वेंट्रीज हो जाती हैं हाँ, जो हमारी 1 साल के अंदर अंदर पे करनी होती हैं, स्टॉक्स हो गए जितने भी। अच्छा, एक टर्म है, 2 टर्म्स हैं एक्चुअली इकोनॉमिक्स में जो बहुत ही अगेन इंपॉर्टेंट टर्म है, एज आई सेड। तो एक तो टर्म है हमारा डेप्रीसिएशन और एक टर्म है हमारा एप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब यूँ समझते हैं, सीधी सीधी सी बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझाती हूँ मैं हर बात को। ये रही मेरी गाड़ी, लो भैया इसके टायर ही बना दिए मैंने, लैम्बोर्गिनी लेने, कोई भी गाड़ी का नाम ले, चलो यार BMW शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए मैं लिख देती हूँ जल्दी जल्दी। ये जो गाड़ी है ये मैंने खरीदी थी फॉर से 5 करोड़ की। अब प्लीज़ डोंट गो फॉर द प्राइसेस, मुझे नहीं पता कितने की आती है। अब 5 करोड़ की खरीदी थी, अब मुझे चलाते हो ना करीबन 10 साल हो चुके हैं। तो 10 साल तो गाड़ी चलती भी नहीं, चलो 4 साल हो चुके हैं। और ये जो 4 साल हो चुके हैं, अब 5 करोड़ खरीदी थी, अब ये 2 करोड़ की बिक रही है। अब इसकी मतलब जो वैल्यू है ये 2 करोड़ रुपए है। तो वैल्यू क्या हुई, कम हुई ना, डेप्रिशिएट। अच्छा क्यों कम हुई, क्योंकि इस गाड़ी की कुछ माइलेज दे रही होगी। अच्छा इसके कुछ टायर्स हैं, अच्छा और नहीं तो 2 ही चीज़ ले लो, चलो 2 ही फैक्टर ले लो। माइलेज कम हो गई, इसके टायर्स भी अब घिस गए होंगे, पुराने हो गए होंगे, और हम सब्स्टिट्यूट टायर्स यूज़ कर रहे होंगे, समझ रहे हो। तो इस तरह से अब इसकी वैल्यू कम हो गई कि इसमें और भी पार्ट्स यूज़ हुए, इसका इंजन ऑयल भी अब पुराना हो गया होगा, और मतलब इंजन भी इसका तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू क्या हो गई, डेप्रीशिएट हो गई, मतलब कि कम हो गई, डिक्रीज़ हो गई। डेप्रीशिएट, डी फॉर डेप्रीशिएट एंड डी फॉर डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट, यानी कि डिक्लाइन किसमें, वैल्यू में, किसके, फिक्स्ड एसेट्स के ओवर टाइम, किस वजह से, यूज़ या ऑब्सोलेसेंस की वजह से। अगेन लेट मी टेल यू द डेफिनेशन, मैंने बार बार कहती हूँ मेरी वर्ड्स पे जाया करो जल्दी, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है। सो डेप्रीसिएशन इज़ द डिक्लाइन इन वैल्यू में डिक्लाइन किसके, फिक्स्ड एसेट्स के। वैल्यू इन डिक्लाइन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओवर टाइम, किस वजह से, ड्यू टू यूज़ और ऑब्सोलेसेंस, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, डिक्लाइन है वैल्यू में फिक्स्ड एसेट्स के, या ओवर टाइम किस वजह से, ऑब्सोलेसेंस या यूज़ की वजह से। डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू ओवर यूज़ और ऑब्सोलेसेंस विथ टाइम के साथ, ओवर टाइम। अच्छा तो ये जो मेरी कितनी थी डेप्रीशिएटेड वैल्यू, तो निकाली ही नहीं अभी तक हमने। ये जो कार थी भैया कितने की थी, 5 करोड़ की थी, अब वो 2 करोड़ में जा रही है। डेप्रीशिएटेड वैल्यू कितनी हो गई, 5 - 2 = 3 करोड़, मेरी डेप्रीशिएटेड वैल्यू हो गई। व्हाट इज़ दिस, डेप्रीशिएटेड वैल्यू, ओके। एप्रीसिएशन किसे कहते हैं भाई, अब देखो क्या हुआ ना, BMW की जगह भैया ने 5 करोड़ का ना लैंड खरीद लिया था। अब ये लैंड के रेट्स आगे तो बढ़ने ही हैं, कभी कम होंगे क्या जीवन में, नहीं होंगे। तो आज ये लैंड की वैल्यू 50 करोड़ है। तो मैं क्या कह रही हूँ, ये 50 करोड़ क्या है मेरे लिए, एप्रीसिएशन है, यानी कि 50 करोड़ क्या है मेरे लिए, एप्रीशिएटेड वैल्यू है। हाँ, एप्रीशिएटेड वैल्यू नहीं है 50 करोड़, 50 - 5 दैट इज़ एप्रीशिएटेड वैल्यू। क्या हुई मेरी, कितनी हुई एप्रीशिएटेड वैल्यू, 45 करोड़। गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज एप्रीशिएटेड वैल्यू।
लॉ ऑफ सप्लाई हम समझ चुके थे, लॉ ऑफ डिमांड हम समझ चुके थे। सप्लाई का लॉ इन्वर्स या डायरेक्ट रिलेशनशिप फॉलो करता है, इन्वर्स रिलेशनशिप डिमांड का लॉ फॉलो करता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स या यूटिलिटी समझते हैं। द लॉ स्टेट्स दैट द मोर वी हैव ऑफ अ कमोडिटी द लेस वी हैव टू यूज और वी हैव टू वांट टू हैव ऑफ इट। द यूटिलिटी derived from every success unit of the commodity will be declined when more is consumed। कहने का मतलब यूँ समझो, मैं एक रेस्टोरेंट चलाती हूँ, मेरा खुद का एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। उस रेस्टोरेंट में पहले ना देखो, मैंने ना इनपुट और रिटर्न्स का रेशियो देखते हैं। पहले मैंने एक वेटर या फिर मैनेजर रखा था, तो एक मैनेजर रखा था, तो मेरे को ना 80 रुपये का रिटर्न मिल रहा था। कितने का मिल रहा था? 80 रुपये का मिल रहा था। मैं पेन चेंज करती रहूँगी। जब मैंने 2 रखे ना, तो मेरे को ना 90 रुपये का मिलने लग गया। चलो 100 रुपये का मिलने लग गया। कितने का? 100 रुपये का। जब मैंने 3 रखे तो मुझे कितने का मिलने लग गया? 110 रुपये का। जब मुझे, ये मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं लिख दिया, ये छोटा भी नहीं हो सकता। ये देखो, इनपुट और ये रिटर्न्स। 1 रखा तो कितने का आउटपुट था? 100 रुपये का। 2 रखे तो कितने का आउटपुट? 110 रुपये का। 20 रुपये कर लो। 3 रखे तो कितने का आउटपुट? 140। 110 का 140 कर लो। एक 110 कर लो। 4 रखे तो मुझे 100 रुपये का। कुछ ऐसा कहूँ? बिल्कुल। तो जब 1 रखा लेबर, मैंने मैनेजर, लेबर, वेटर, तो 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। कितने का? 100 रुपये का। 2 रखा तो कितने का था? 120 रुपये का। तो कितना ज़्यादा हुआ प्रॉफिट? 20 रुपये से ज़्यादा हुआ। जब 110 रखा का प्रॉफिट हुआ कब? जब मैंने 3 रखे तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 110, मतलब 10 रुपये ज़्यादा हुआ। जब 4 रखे तो कितने का प्रॉफिट हुआ? दिख तो रहा है मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, दिख रहा है 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, दिख रहा है 110 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, दिख रहा है 120 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 100 एक्चुअल में प्रॉफिट कितने का हो रहा है यार? तुमने कमाया कितना, अर्न कितना किया, वैल्यू रिटर्न कितनी, कितना -10 कर लो। 110 से कम हो चुका है अब, -10 रुपये। इसे ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी कहते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग जो ये स्टेट करती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी स्टेट्स दैट मोर वी हैव ऑफ अ कमोडिटी, जितनी ज़्यादा हमारे पास एक कमोडिटी होती है, द मोर वी वांट टू हैव यूज ऑफ इट, टू हैव द लेस वी वांट टू हैव ऑफ इट, एंड द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एवरी सक्सेस यूनिट ऑफ द कमोडिटी विल बी डिक्लाइंड व्हेन मोर इज़ कंज्यूम्ड। और जो हमारी यूटिलिटी है डिराइव होगी हर सक्सेस यूनिट से, कमोडिटी से, वो डिक्लाइन हो जाएगी जब मोर कंज्यूम करेंगे। हमें दिख रहा था कि 120 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 130 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। एट द सेम टाइम हमें ये भी दिख रहा था कि भाई मेंबर्स भी तो बढ़ रहे हैं, उनको भी तो पे देना होगा, उनको भी तो सैलरी देनी होगी। 4 लोग पे अगर 100 रुपये का प्रॉफिट हो ही रहा है, जो एट द एंड स्टार्टिंग बिगिनिंग एक बंदे पे हो रहा था, तो क्या फ़ायदा? ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी यही कहता है कि लॉ स्टेट्स दैट मोर वी हैव ऑफ अ कमोडिटी, जितनी ज़्यादा हमारे पास कोई कमोडिटी होती है, द लेस वी वॉन्ट टू हैव ऑफ इट, उतना ही कम उसे हम पाना चाहते हैं। क्यों ऐसा? एज यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम every success unit of the commodity will be declined, derived from every success unit, हर सक्सेस यूनिट से of the commodity, every success unit of the commodity
at that moment of time will be declined when more of it is consumed. More of it is consumed. ठीक है. So the law states that more we have of a commodity, the less we want to have of it, or as a utility derived from every success unit of the commodity consumed will be declined when more is consumed. मतलब हर सक्सेस यूनिट से जो हमें यूटिलिटी डिराइव हो रही है कंज्यूम करने पर वो डिक्लाइन हो जाएगी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का ग्राफ बना देते हैं एक बार हम. कुछ ऐसे से चलता है. ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स हैं, ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं. ये जब हम ऐड कर रहे हैं +1 तो मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है. हेयर वी हैव द क्वांटिटी. ठीक है. एक इस तरह से बनता है, एक इस तरह से भी बन सकता है तुम्हारा. यहाँ पे पीक है, यहाँ से फिर डिमिनिश होने लगते हैं रिजल्ट्स. नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं इधर, समझ रहे हो. यहाँ डिमिनिश हो रहे हैं. ये प्रोडक्टिव फेज़ है. ठीक है. इस तरह से भी बनता है. ज़रा टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज देखते हैं फटाफट. टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जो ये कहती है कि ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज 3 की टाइप्स ऑफ इकोनॉमी देखी जाती है. किसके बेसिस पर? प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर. कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं और कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रिसोर्सेज के. एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी. बातों को ज़्यादा ना घुमाते हुए सीधे बताती हूँ. इंडिया जो फॉलो करता है मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करता है. ऐसा क्यों करता है अभी तुम्हें इन दोनों से समझ में आएगा. सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो ज़्यादा गवर्नमेंट ओरिएंटेड होती है. गवर्नमेंट ज़्यादा रेगुलेशन लगाती है, गवर्नमेंट ज़्यादा कंट्रोल करती है. जैसे कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस सेक्टर्स होते हैं जो कि सोशली कंट्रोल किए जाते हैं, जो सोशल फैक्टर्स पे बेसिस्ड होते हैं, सोशल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होते हैं. जिसकी बहुत सारे ऐसे NGOs होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. कैपिटलिस्ट ज़्यादातर प्राइवेट ही राजा है, यूँ समझो. मतलब प्राइवेट सेक्टर ही ज़्यादा इसको, एंटरप्राइजेज ही ज़्यादा इसको कंट्रोल करते हैं. गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए हैं बट ज़्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता. लाइक दे डोंट, गवर्नमेंट डू नॉट ओन. ठीक है. या सोशलिस्ट में गवर्नमेंट ओन्स बट है कैपिटलिस्ट में प्राइवेट सेक्टर ओन्स. ठीक है. ये मार्केट इकॉनमी होती है कैपिटलिस्ट, ये सेंट्रली प्लान्ड होती है, और ये दोनों होती है. जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, तो इससे पहले हमारी कौन सी इकॉनमी चलती थी? इससे पहले हमारी सोशलिस्ट इकॉनमी चलती थी. ठीक है. नहीं, इससे पहले हमारी कैपिटलिस्ट चलती थी क्योंकि ब्रिटिशर्स थे, तो कैपिटलिस्ट चलती थी. फिर इसके अराउंड 1991 के अराउंड कैपिटलिस्ट आई, सॉरी सोशलिस्ट आई, क्योंकि सरकार बनने लगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनने लग गया. उसके बाद फिर आज की अगर हम बात करते हैं, चलो इसको पूरा दिखाती हूँ. मैंने क्या कहा, 1947 में देश आज़ाद हुआ था, 1991 के अराउंड, और आज की तुम 2025 में बैठे हो. तो यूँ समझो कुछ 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तो तब कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी क्योंकि तब ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर्स थे और जो हमारे ब्रिटिश थे, कॉलोनीज थी, वो सब कंट्रोल कर रहे थे. जब 1991 की बात करते हैं तो ये दौरान आया था जब सोशलिस्ट इकॉनमी थी. ये वो दौर था जब गवर्नमेंट बन गई थी, गवर्नमेंट रूल्स आ गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन आ गए थे, फंडामेंटल्स आ गए थे. 2025 में तुम बैठे हो, अब धीरे धीरे चीज़ें किसकी तरफ इंक्लाइन हो रही हैं? फिर से कैपिटलिस्ट की तरफ इंक्लाइन हो रही हैं. मतलब सोशलिस्ट से निकल चुकी हैं, कैपिटलिस्ट की तरफ इंक्लाइन हो रही है. मतलब इंक्लाइन हो रही हैं, अभी हुई नहीं है. तो तुम यूँ कह सकते हो कि सोशलिस्ट भी कंट्रोल है कहीं ना कहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल के अलावा तुम कुछ कर सकते नहीं हो. ठीक है. और पर तुम्हारा है जो तुम्हारा ही है, वो फिर गवर्नमेंट नहीं दे सकती फिर विदाउट गोइंग थ्रू ऑल द लीगल प्रोसीडिंग्स. तो दैट्स वाई वी फॉलो दैट मिक्स्ड इकॉनमी एट प्रेजेंट, एंड इंडिया मिक्स्ड इकॉनमी फॉलो करती है. ठीक है. तो वही है कैपिटलिस्ट इकॉनमी. तो जल्दी जो बोल रही हूँ वो नोट डाउन कर लेना, और दोबारा अगर समझ में ना आया हो तो मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, रिपीट कर लेना, रिवाइंड कर लेना वीडियो को. सो रोल ऑफ गवर्नमेंट मिनिमम होता है. मैं जो वर्ड लिखूँगी उसके बारे में बोलूँगी. ठीक है. कैपिटलिस्ट क्या होती है? रोल ऑफ गवर्नमेंट मिनिमम होता है.
गवर्नमेंट का रोल मिनिमम होगा. मार्केट डिटरमाइन करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड दैट्स वाई इट इज़ मार्केट इकोनॉमी, बिकॉज मार्केट डिटरमाइंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. मोस्ट गुड्स आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. ज़्यादातर गुड्स कौन ओन कर रहा है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस ओन कर रहे हैं. ठीक है. सप्लाई एंड डिमांड की रोल है, मतलब जैसे सब कुछ अगर डिपेंड करता है सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करता है इस केस में, कैपिटलिस्ट के केस में. प्रॉफिट मोटिव होता है, कंप्लीटली प्रॉफिट मोटिव होता है. कुछ सोशल का नहीं सोचते ये लोग, कंप्लीटली प्रॉफिट मोटिव होता है, ये ध्यान में रखना. तो 2-3 पॉइंट्स में आराम से मिल गए. कंप्लीटली तुम्हारा प्रॉफिट मोटिव हो गया. दूसरा तुम्हारा मार्केट कंट्रोल्ड इकॉनमी है. तीसरी तुम्हारा रोल ऑफ गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है. सप्लाई एंड डिमांड पे डिपेंड करता है. मार्केट डिटरमाइन करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. फ्री इकोनॉमी है साथ साथ. ठीक है. एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स रहता है, ये हो खत्म हो गया. ठीक है. अब मैं न्यू पेज निकाल रही हूँ. अब ज़रा एडम स्मिथ के बारे में पढ़ा रही हूँ. आगे आएगा भी NCERT जब मैं रीड करूँगी ना फटाफट से, तो यहाँ पे मैं अपना कंटेंट अभी तुम्हें एक बार नोट्स के फॉर्म में डिलीवर कर दे रही हूँ. एंड पोस्ट विच आई विल बी रीडिंग द बुक. तो एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है इनको. इन्होंने कैपिटलिस्ट के फेज में ना लासिस फेयर, नाम भी बहुत सुना होगा इसको, FAIRE. तो एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कंसीडर एज इन्वेंटर ऑफ कैपिटलिज्म. इन्होंने इन्वेंट किया था. क्या इन्वेंट किया था? कैपिटलिज्म इन्होंने इन्वेंट किया था. एंड यही है कि इनविजिबल हैंड था इनका कि अगर प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो डिमांड डिक्रीज़ होगा तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली सेटल होंगे. तो बाय परस्यूइंग हिज ओन इंटरेस्ट ही फ्रीक्वेंटली प्रमोट्स दैट ऑफ मोस्ट ऑफ द सोसाइटी मोर इफेक्चुअली दैन ही रियली इंटेंड्स टू प्रमोट इट. 1776 वेल्थ नेशंस. ठीक है. तो देखो, अब देखो जो मैं तुम्हें वो वाली बात बताई थी ना कि 1947 के दौरान हमारी कैपिटलिस्ट थी, तो 1947 से पहले की बात कर रही थी मैं. कहीं ना कहीं इस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस भी आ गई थी, तो भी समझ लो. तो सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी इस टाइम पे. और यहाँ पे भी हमारी LPG फॉर्म्स आई थी 1991 में, विच आई वॉज मिसिंग आउट एट वॉज दिस की 1991 में हमारी LPG फॉर्म्स आई थी. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आगे तीनों टर्म्स को इन डिटेल समझाऊंगी. और यहाँ पे फिर हमारी प्राइवेट कैपिटलिस्ट आ गई. तो ये हुआ. तो इंडिया मिक्स्ड इकॉनमी अर्लियर टिल्टेड थी गवर्नमेंट रोल की तरफ, अब टिल्टेड है कैपिटलिस्ट रोल की तरफ. ये बात तुमने बिल्कुल सही कही थी. ओके. अब ज़रा बात करते हैं मार्केट्स क्या कर सकते हैं और मार्केट्स क्या नहीं कर सकते. और इसी से हमारा दो कैपिटलिस्ट और उसका डिफरेंस निकलता है. व्हाट मार्केट्स कैन एंड व्हाट मार्केट्स कांट. ठीक है. मार्केट्स कैन कीप प्राइसेस इन चेक. ये पब्लिक गुड्स प्रोवाइड कर सकते हैं. मार्केट्स पब्लिक गुड नहीं प्रोवाइड कर सकते. मार्केट इकॉनमी की बात करें, कैपिटलिस्ट की बात करें. सो मार्केट्स कैन नॉट प्रिवेंट अब्यूज़ ऑफ मोनोपोली पावर. लाइक मार्केट का अगर रोल आ गया, मतलब तुम समझ लो कि मोनोपोली आनी आनी है, कहीं ना कहीं कई सेक्टर्स में आएगी ही आएगी. और ये वेल्थ क्रिएट होगा ही होगा. ये वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते इक्विटेबली अगर तुम सोचो इक्वली सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब हु आर द नीडी हु आर नॉट, मतलब डिपेंडिंग अपॉन दैट रेशियो, तो वो नहीं हो सकता. मार्केट्स कैन नॉट. मार्केट्स कैन मैक्सिमाइज एग्रीगेट वेलफेयर. मार्केट्स क्या कर सकते हैं? मैक्सिमाइज कर सकते हैं एग्रीगेट वेलफेयर को. दे कैन मैक्सिमाइज एग्रीगेट वेलफेयर. दे कैन इंक्रीज वेल्थ, एनकरेज इनोवेशन. ये इंटरनलाइज कर सकते हैं एक्सटर्नैलिटीज़ को, नहीं कर सकते. जो भी एक्सटर्नैलिटीज़ को इंटरनलाइज नहीं कर सकते. एक्सटर्नैलिटीज़ मैंने बताई थी, अगर एक फैक्ट्री बना रहे हो तो उसके अदर फैक्टर्स तुम नहीं कंट्रोल कर सकते. पोल्यूशन तुम नहीं कंट्रोल कर सकते. ट्रैफिक, नॉइज़ पोल्यूशन नहीं कंट्रोल कर सकते. अच्छा, अब चलो सोशलिस्ट इकोनॉमी. मेजर इंडस्ट्रीज़ आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, ऑल्सो कॉल्ड प्लान्ड और कमांड इकोनॉमी. कार्ल मार्क्स का आइडिया था सोशलिस्ट इकोनॉमी का, बस ये ध्यान में रखना है, कार्ल मार्क्स का आइडिया था. कार्ल मार्क्स फर्स्ट केम अप इन अर्स्टवाइल USSR आफ्टर बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद आया था सोशलिस्ट इकोनॉमी. आफ्टर बोल्शेविक रेवोल्यूशन. नाउ व्हाट इज़ दिस बोल्शेविक रेवोल्यूशन? ये 1917 में हुआ था. इनएफिशिएंसी जैसे कि एयरलाइंस, वाईफाई, रेस्ट्रिक्टेड कंज्यूमर चॉइसेस होते हैं. नो इंसेंटिव कैन डिस्करेज हार्ड वर्क. कोई इंसेंटिव डिस्करेज कर सकता है हार्ड वर्क को. जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में तुम अगर काम कर रहे हो
जितना तो तुम्हें उतनी सैलरी मिल रही है और इंक्रीमेंट होगा। गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं ना कहीं ऐसा है कि अगर तुम मेहनत से काम कर रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक ऐसा होता है ना कि जैसे मैंने फ्री राइडर वाली केस तुम्हें समझाया था, तो वो प्राइवेट में है पर ऐसा नहीं है उसमें गवर्नमेंट में। मिक्स इकॉनमी बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप होती है मिक्स्ड में, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप होगी। बेनिफिट्स ऑफ टू सिस्टम्स कैन बी अडॉप्टेड। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था क्योंकि जो हमारे महानुभाव एडम स्मिथ थे, इनकी थ्योरी गलत प्रूफ हो गई थी कि अगर प्राइसेस डिक्रीज़ हो जाएंगे, क्या था कि अगर डिमांड इंक्रीज़ होगा तो प्राइसेस डिक्रीज़ होंगे, ये गलत हो गई थी। ठीक है, स्ट्रांगली क्वेश्चन किया गया था इनकी उसकी थ्योरी को। और जॉन मैनार्ड काइनेस स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इकॉनमी टू गेट इकॉनमी आउट ऑफ डिप्रेशन। तो मतलब 1929 से लेकर 1941 तक रहा था ग्रेट डिप्रेशन में। और यूँ समझो कि काइनेस आए थे डिप्रेशन से निकालने के लिए, एक तरह से का उनकी थ्योरीज और उनकी इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जस्ट लुक एट इट, मैंने पहले पूरी बुक निकाल लाई। अब इसको पढ़ेंगे, ठीक है, आराम से। क्लास 12th है ये, इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, पार्ट 1 है ये, माइक्रो भी पढ़ाऊँगी मैं। इसको देखते हैं इससे पहले। और यही है नॉर्थ कोरिया एंड वी हैव चाइना एंड वी हैव वेनेजुएला, ये सब सोशलिस्ट हैं। बिट एक थोड़ी बहुत नॉर्थ कोरिया, चाइना, वेनेजुएला से तानाशाह का चलता है सारा नॉर्थ कोरिया में। तो चाइना में भी गवर्नमेंट का ही चलता है मोस्टली। जैसे बहुत सारे ऐसे ऐप्स, जैसे इंडिया में इतनी लीनियंसी है उतनी नहीं है। सेम विद द केस ऑफ वेनेजुएला। यूएसए एंड जापान आर कैपिटलिस्ट। ठीक है, यूएसए एंड जापान आर कैपिटलिस्ट। प्रो बिजनेस, प्रो क्रॉनी। प्रो बिजनेस फर्म्स compete ऑन लेवल प्लेइंग फील्ड, और प्रो क्रॉनी में सम इनकम्बेंट फर्म्स में रिसीव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन इन द इकॉनमी में नॉट बी एफिशिएंट, सिटीजन्स वेलफेयर में नॉट बी मैक्सिमाइज्ड। of state policy, state plays a key role in promotion of well-being of citizens. Market intervention in capitalist systems. In capitalist system, the principle of allowing markets to operate freely is generally favored. कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो प्रिंसिपल है मार्केट्स को फ्रीली अलाउ करने का, जैसे फ्री इकॉनमी मैंने बोला ही था कैपिटलिस्ट में, तो वो अलाउड है। हाउएवर देयर इज़ अ रिकॉग्निशन दैट सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज, जिन्हें हम पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं, रिक्वायर इंटरवेंशन फॉर एडिक्वेट प्रोविजन। दिस इंटरवेंशन ऑफन लेड बाय गवर्नमेंट्स ऑफ सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स सेटिंग प्राइसेस आइदर अबव या बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस। यानी कि ये ना जो मार्केट इंटरवेंशन है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, ये कभी भी, जैसे मैंने कहा था कि अगर जो मार्केट प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस है, उसके ऊपर जाओगे तो सरप्लस हो जाएगा और नीचे आओगे तो स्टॉक हो जाएगा, इन्वेंट्री आ जाएगी, मतलब समझ रहे हो। तो ये वो काम करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड मैक्सिमम प्राइस इंटरवेंशन सेफ गार्डिंग कंज्यूमर्स। द इम्पोजिशन ऑफ मैक्सिमम प्राइस एम्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स। और जो MRP मैक्सिमम प्राइस सेट किया जाता है, इसकी फुल फॉर्म भी सब मैं बताऊँगी अभी। तो ये सेट किया जाता है मैक्सिमम प्राइस, बेसिकली मैं कहना क्या चाहती हूँ, मैक्सिमम प्राइस जो सेट किया जाता है, इसका मतलब होता है यही कि जो इम्पोजिशन ऑफ अ मैक्सिमम प्राइस एम्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स, ये एम करता है कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एम्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स। एंड this results in a situation where the quantity demanded surpasses the quantity supplied, provided maximum price is set below the equilibrium price. Historical example इसकी UK set below the equilibrium price. Historical example, हाँ, ये जैसे कि UK गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 हाईलाइट द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस इंक्लूडिंग एक्सेस डिमांड एंड इमरजेंस ऑफ इलीगल मार्केट्स। मिनिमम प्राइस इंटरवेंशन, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो मैक्सिमम प्राइस इंटरवेंशन है वो हम सेट करते हैं किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और जो मिनिमम प्राइस है वो हम सेट करते हैं प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उनका भी लॉस ना हो। तो
कुछ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स भी होती है, कुछ नज थ्योरी भी होती है। जैसे कि तुमने देखा होगा कि एक ना तुम्हारे पास, तुम स्टारबक्स गए हो अगर तुम कभी, तो मैं ज़रा कॉफ़ियाँ बना रही हूँ, देखना। ये कॉफ़ी है 20 रुपए की, ठीक है। इसका ना ग्लास थोड़ा अच्छा कर दिया बस, यानी कि यूँ समझो, जस्ट लाइक समथिंग लाइक दिस एंड लाइक दिस। ये कॉफ़ी मिल रही है 260 रुपये की, ठीक है। और इतनी सस्ती कॉफ़ी तो स्टारबक्स में कब से मिलने लगे। 150 रुपये की कॉफ़ी है ये वाली। और कुछ और थोड़ा स्टाइलिश फ्लास बनाऊँ तो मैं, लेट मी ड्रॉ इट। here we have this, here we have this, दिस इज़ सुप्रीमियम है, ये प्रीमियम थी, ये बजट वाली प्रीमियम सुप्रीमियम है, ये 340 रुपये की। अब बिहेवियरल इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं बताना। आधे से ज़्यादा बीइंग इंडियंस कौन सी कॉफ़ी खरीदेंगे, तुम होते कौन सी कॉफ़ी खरीदते। देखो देखने में तो ये भी स्टाइलिश लग रही है, है नहीं कि स्टाइलिश लग रही है, ये भी देखने में तो थोड़ी सही, तुम ये वाली बीच वाली खरीदते। मतलब मैं बता रही हूँ ऑनेस्टली, हम कह रहे 95% ऑफ, हम चलो 95 से ज़्यादा हो गया, 90% ऑफ हम यही कॉफ़ी खरीदते हैं 260 वाली, बजट में है, ठीक है, अच्छी है। तो ये हमारा बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से ना साइकोलॉजी के साथ खेलता है इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं। नज थ्योरी से तुम्हें डिस्काउंट दिखा के भाई 100% डिस्काउंट, मतलब 50% डिस्काउंट ना के बराबर होता है, तो वो हमारा खेल इज़ लाइक दैट। नज थ्योरी पुश टू डू अ टास्क, बुक अ टिकट प्लस डोनेट। जब नज थ्योरी क्या कहती है, नज थ्योरी ये कहती है कि जो तुम्हें पुश करते हुए काम करने, जैसे तुमने देखा होगा ऑनलाइन जब तुम ई कॉमर्स वेबसाइट्स यूज़ करते हो सारी, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, चलो कहते हैं कि देखो डिलीवरी चार्जेस तो फ्री हैं, फ्री डिलीवरी चार्जेस हैं, बट इफ़ यू वांट टू डोनेट यू कैन डोनेट फॉर लाइक 10 रुपीज़। तो ये नज थ्योरी हो गई। हाँ, ये तुम्हें पुश कर रहे हैं कोई टास्क करने के लिए। ऐसे ही स्वच्छ भारत अभियान में रोल मॉडल्स को लगा दिए एडवर्टीजमेंट करने के लिए, एक तरह से सोशल काम भी हो गया, एक तरह से प्रमोशनल भी हो गया, प्रॉफिटेबल। तो इस तरह से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगले चैप्टर में हम इनके साथ डील करने वाले हैं। एंड यहाँ पे बस बता देती हूँ नाम, अगले चैप्टर में इन डिटेल मैं इस चैप्टर का पूरा तुम्हें बताऊँगी, सब बताऊँगी। रुको रुको पहले ये बता दो, 4 होते हैं ये, इनके कितने होते हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक होता है सबसे पहले लैंड, ज़मीन होनी चाहिए, कुछ भी करने के लिए लैंड होना चाहिए। लैंड के लिए उस पर फिर काम करने के लिए लोग होने चाहिए हमारे पास पहले। दूसरा ये होता है कि हमें कैपिटल भी चाहिए, और तीसरा हमें एंटरप्रेन्योर चाहिए। चौथा, कहने का मतलब एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे पहले ज़मीन चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए, लैंड। इस ज़मीन पे काम करने के लिए कैपिटल चाहिए, लेबर चाहिए और प्लस कैपिटल चाहिए, जिनके साथ हम काम करके और क्या बना सकें, एंटरप्रेन्योर सेटअप कर सकें। तो ये साइमल्टेनियसली चलते हैं अकॉर्डिंग टू माई इकोनॉमिक्स, जो मैंने समझा है। कई लोग ये कहेंगे लेबर पहले चाहिए या कैपिटल पहले चाहिए, इस पर ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होता है, या कैपिटल पहले चाहिए या लैंड पहले चाहिए। तो मेरा कुछ ऐसा मानना है कि पहले ज़मीन होनी चाहिए, उसके बाद लेबर और कैपिटल, एंड उसके बाद एंटरप्रेन्योर। और कहीं ना कहीं अगर कैपिटल है ना, तो ये वाली बात भी सही है कि कैपिटल तो लैंड तो लेबर तो ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली बात भी आ जाती है। तो हेयर्स वेयर आई एंड अप दिस चैप्टर। ज़्यादा कुछ नहीं है। क्लासिकल थ्योरी और तुम्हारी न्यू क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि क्लासिकल थ्योरी प्रोडक्शन पे एम्फेसिस है, और फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स, लेस अटेंशन टू इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल अटेंशन न्यू क्लासिकल थ्योरी देता है। इस चैप्टर को हम रीड करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सिंपल इकोनॉमी को पूरा। सिंपल इकोनॉमी के बाद आई गेस सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, तुम्हारा सेंट्रली प्लान मार्केट इकोनॉमी, पॉजिटिव एंड माइक्रो मैक्रो प्लान ऑफ द बुक, थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर मैंने बता दिया, कंज्यूमर्स बजट, बजट सेट, बजट लाइन, प्राइस रेशियो, स्लोप ऑफ द बजट लाइन। इतना डीप में तो जाएंगे, चेंज द बजट सेट एंड मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस ज़रूरी तो नहीं है इतने।
indifference curve, optimal choice of the, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे लाइक इसको भी हम, सेकेंड चैप्टर को भी हम डिमांड वगैरह देख के जो मुझे लगेगा कि नेसेसरी है। एक क्वेश्चन है, अगर एक कमोडिटी इज़ प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय गवर्नमेंट देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंज्यूमर्स टू द ऑफ द प्रोडक्ट टू टैक्स पेइंग पब्लिक। ऑब्वियस सी बात है, अगर कमोडिटी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है okay, so ending this chapter. If you liked, so subscribe and share.